तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। सबके दिल वतन की मोहब्बत से लबरेज थे। यौम तशक्कुर के खास मौका पर सबने वतन अजीज और शोहदा के लिए दिल से दुआएं की। जब खाना लगा तो सब लोग खाना खाने में मसरूफ हो गए। अलीना ने अपनी प्लेट में खाना डाला और एक तरफ जाकर खाने लगी। अपने चेहरे पर बार बार ठहरती नजरों से तंग आकर उसने तन्हाई का गोशा मुंतखब किया ताकि खुद पर मंडलाती सबकी नजरों के हिसार से बच सके। इस महफिल की जान तन्हाई में क्यों बैठी है? उसे अकेले देखकर जाविया फिर से आ धमका। उसकी लहवियात पर अलीना का दिल तो चाहा कि उसका सर फोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका बाप एक सियासतदान था जिसका पूरे इलाके पर एक असर व रसूख था। किसी भी ताकतवर शख्सियत को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। दूसरा, वो आपा फरखंदा का मेहमान था, सो उसने जब्त किया। दारुल अमान उसकी आखिरी पनाहगाह है जिसे वो कम से कम इस फजूल इंसान के लिए नहीं छोड़ सकती थी। सो उसने सुर्ख पड़ती रंगत के साथ खुद पर जबर किया। आप खुद भी खाना खा लें और मुझे भी सुकून से खा लेने दें। अलीना ने खुद को संभाला। आपको देखते ही मेरे अंदर जो रोशनी फैली है उसने हर चीज की ख्वाहिश मिटा दी है। अब खाना तो दरकिनार, लगता है ऑक्सीजन भी आपकी जात से ही मिलेगी। जावियार की नजरें उसके चेहरे पर ही रक्स कर रही थी। खुद पर पहरे बांधे रखना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। जब इंसान के दिल से ख्वाहिशात मिट जाएं तो जान जाओ कि आखिरी वक्त आन पहुंचा है। एहसन के अल्फाज पर दोनों ने बैक वक्त उसे देखा। उसे देखते ही अलीना की आंखें मुस्कुराईं, मगर उसकी निगाहें जावियार पर मरकूज थीं। तुम कहां से आदम के? जावियार ने मुंह बसोरा। पहले वाली बशाशत उसके चेहरे से गायब थी। मुझे देखते ही तुम्हारे अंदर की दुनिया तारीक क्यों हो जाती है? एहसन 2 कदम उसके करीब हुआ। जावियार के तासरात उसे देखते ही बिगड़ चुके थे। वो इस वक्त अलीना के साथ खुश गप्पियां लड़ाना चाहता था, मगर एहसन ने उसका सारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। मनहूस शक्ल को देखकर इंसान में तरीकी ही डेरे जमाती है। शुगुफ्तगी तो इन जैसे शादाब चेहरों को देखकर आती है। जावियार ने मुस्कुराते हुए अलीना को देखा। अलीना की नजरें पहले ही एहसन के गिर्द मंडला रही थी। जावियार के अल्फाज पर एहसन ने गुस्से से अलीना को देखा। उसकी गुस्से से सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर अलीना ने वहां से जाने में ही आफियत जानी और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गई। उसने जाते ही आपा फरखंदा को सूरत हाल से आगाह कर दिया। घटिया इंसान कभी अपनी फितरत नहीं बदलता। तुम्हारी गलीज हरकतें ही तुम्हारा तारुफ बन चुकी है। एहसन ने लफ्ज चबाते हुए उसे अपनी सख्त नजरों के हिसार में लिया। तुम परेशान ना, एहसन उसे संभाल लेगा। तुम हमारे साथ बैठकर खाना जाओ, इधर मेरे पास ही बैठ जाओ। आपा फरखंदा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने साथ बिठाया। अलीना उनके पास बैठ तो गई, मगर उसकी निगाहें उन दोनों पर ही जमी हुई थी। अलीना बेटा, आपकी एजुकेशन क्या है? जोहरा बेगम के मुखातिब करने पर वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। जोहरा बेगम उनके साथ ही बैठी थी। खाने का इंतजाम भी हाल कमरे में ही एक तरफ किया गया था। मुअज़्ज़िज़ीन को खाना स्टेज पर ही दिया गया, जबकि जोहरा बेगम ने खाना फरखंदा आपा के साथ खाया। उनका इरादा अलीना के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना था ताकि वो जान सके कि वो कैसी लड़की है और इस पर ऐसी कौन सी मजबूरी वारिद हो गई कि वो इतनी कम उम्र में ही दारुल अमान आ गई। मैंने अव्वल दर्जे से ग्रेजुएट किया है, अभी यहीं होती हूँ, सबके साथ घर के कामों में मसरूफ। अलीना के लिए ये इदारा उसका घर ही था। औरत की महफूज पनाहगाह उसका घर होता है, इस तरह दारुल अमान भी अलीना की पनाहगाह ही था। माशाअल्लाह, आगे पढ़ाई का इतना अच्छा रिकॉर्ड है। तुम मेरे साथ मेरा स्कूल ज्वाइन करो, इससे तुम आगे पढ़ाई भी कर सकती हो और अपने वक्त को अच्छे काम में सर्फ भी कर सकती हो। फरखंदा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जोहरा बेगम ने उसे स्कूल ज्वाइन करने की ऑफर की। उन्हें उसका कामयाब रिकॉर्ड पुरकशिश लगा और अपने जहन के बुनते मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना जरूरी था। अगर अलीना ज्वाइन करना चाहेगी तो मुझे खुशी होगी। यहाँ रहते हुए तो वही घरदारी और घरेलू मसाइल हैं। अच्छा है इदारे से बाहर जाकर बाहर की दुनिया के बारे में जाने और उससे भी पता चले कि दुनिया कैसी है। अपा फरखंदा के उसके लिए दिली जज्बात वैसे ही थे जैसे एक माँ के होते हैं।
الینا کو یاد تھا کہ جب اس نے بازار جانا ہوتا تو وہ اپنی امی کی منت سماجت کر رہی ہوتی تو ماں کا ایک ہی جواب ہوتا، خود جاؤ تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے معاشرہ کیسا ہے۔ آپا فرخندہ کی منظوری کے بعد زہرا بیگم نے سوالیہ نظروں سے الینا کو دیکھا۔ الینا تو پہلے سے ہی احسن کی وجہ سے ان کے قریب رہنا چاہتی تھی، اس کی تو خواہش کی تکمیل ہوئی۔ مجھے پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب بلائیں گی میں آ جاؤں گی۔ الینا نے مسکراتے ہوئے زہرا بیگم کو دیکھا۔ وہ منتظر تھی کہ کون سا لمحہ ہوگا جب احسن کی فیملی کی قربت ملے۔ اب جب وہ سنہری لمحہ اسے میسر آیا تو وہ اسے گوا کیسے سکتی تھی؟ الینا نے مسکراتے ہوئے دور کھڑے احسن اور زاویار کو پلٹ کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر چھائی کرختگی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ دور سے بھی ان کے چہرے ایک دوسرے کے لیے دل میں چھپی ناراضی چھپا نہ سکے۔ الینا نے تمام خواتین سے معذرت کی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر احسن، تم اپنی محبوبہ کی گمشدگی کا بدلہ کب تک مجھ سے لیتے رہو گے؟ زاویار ملک نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے اس کے بازو کو بھینچا۔ قریب آتی الینا کے قدم وہی جامد ہو گئے، اس کے پات پاؤں شل ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں تو احسن کے خواب دیکھنے لگی تھی، مگر اب سارے خواب اس کی آنکھوں میں ہی بکھرنے لگے۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے احسن کو دیکھا اور الٹے قدموں واپسی کی راہ لی۔ احسن نے الینا کی پشت کو دیکھ کر زاویار ملک کے ہاتھ سے زبردستی اپنا بازو چھڑوایا۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ احسن نے اسے دھکا دیا تو وہ مسکرایا۔ وہ الینا کے پیچھے جانے والا تھا، مگر زہرا بیگم کے پکارنے پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بھاری اور بے جان قدموں سے اس نے بامشکل راہداری عبور کی اور کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی آواز کو دباتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ ادھورے خوابوں کی کرچیاں جب آنکھوں میں چبھتی ہیں تب آنسو نہیں بہتے، زندگی کی خوشیاں ٹپکنے لگتی ہیں۔ احسن کے خواب تو ابھی اس نے بننے شروع ہی کیے تھے، مگر اس کی زندگی میں موجود دوسری عورت کی وجہ سے سارے خواب وہیں دم توڑ گئے۔ زاویار ملک کے الفاظ کی باز گشت ابھی تک الینا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھا اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا دی۔